नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के बज चुके हैं साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत दिल्ली से अहम खबर के साथ, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा भी की गई है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली प्रवास के तहत भारत मंडपम में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए और भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपराओं का जिस तरह से शानदार प्रदर्शन हुआ, उसके तहत केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहतर चर्चा की गई है। तो छत्तीसगढ़ के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, कला संस्कृति को लेकर, परंपराओं को लेकर ये चर्चा काफी अहम मानी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, तमाम कला संस्कृति परंपराओं को लेकर जिस तरह से शानदार प्रदर्शन हुआ, लोक कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्य, लोक संस्कृति प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में जोश, ऊर्जा और आनंद भरा। इससे पहले आपको याद होगा छत्तीसगढ़ पवेलियन का उन्होंने दौरा किया था और अब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ के बेहतर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी चर्चा मानी जा रही है। और रायपुर से खबर आपको बताते, शास्त्री जय स्तंभ चौक मार्ग वन वे स्काई वॉक निर्माण के चलते वन वे हुआ है। 1 महीने के लिए मार्ग वन वे हो चुका है। 27 नवंबर से वन वे मार्ग होगा। कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वन वे रहेगा। तो अहम खबर आपको बताते, जहां 27 नवंबर से वन वे मार्ग कर दिया गया है। शास्त्री जय स्तंभ चौक मार्ग, अगर आप उस जगह से गुजरने वाले हैं आने वाले समय में, तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है। स्काई वॉक निर्माण के चलते फिलहाल जो टाइमिंग है उसमें भी परिवर्तन किया गया। तो शास्त्री चौक हो, जय स्तंभ चौक हो, स्काई वॉक आपको याद होगा इस जगह पर बना हुआ है और ऐसे में 1 महीने के लिए ये जो मार्ग है वो डाइवर्ट कर दिया गया, नहीं सिर्फ वन वे ये रहेगा और 27 नवंबर से मार्ग वन वे किया जा रहा है। तो स्काई वॉक को लेकर लगातार सियासत खूब होती रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया देते रहे हैं। स्काई वॉक निर्माण को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि निर्माण एक बार फिर से शुरू होना है, जिसके लिए मार्ग को फिलहाल वन वे किया जाएगा, यानी आवागमन के लिए कुछ दूसरे जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो आपको अपनाने होंगे। डोंगरगढ़ से खबर आपको बताते, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में नक्सली सामग्रियां बरामद हुई हैं। सर्चिंग के दौरान नक्सली सामग्रियां मिली है। एसटीएफ डीआरजी टीम की ये संयुक्त कार्रवाई की है। थाना बोर तालाब के कोहापानी का ये मामला बताया गया है। तो सर्चिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ डीआरजी टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ऐसे हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। इसके पहले भी डोंगरगढ़ में जब मुठभेड़ हुई थी नक्सली पुलिस की, तब भी कई नक्सलियों को ढेर किया गया था, तब भी कई हथियार जो है वो भारी संख्या में मिले थे। एक बार फिर से ये जो सर्चिंग की गई तो नक्सलिया सामग्री जो है वो बरामद की गई। एसटीएफ डीआरजी टीम ने ये संयुक्त कार्रवाई करते हुए ये बड़ी सफलता कह सकते हैं मिली है। और दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के पवेलियन का जायजा लिया, साथ ही स्टॉलों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की हस्तशिल्प, वन उत्पाद, पारंपरिक कला देश विदेश के खरीदारों के बीच लोकप्रिय हो रही है, जो आत्मनिर्भर है। छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो हर वर्ष आयोजित होता है, तो आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का दिवस है और हम सभी लोग छत्तीसगढ़ से शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मध्य प्रदेश में पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।
राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश भर से 2000 से अधिक जनप्रतिनिधि और अधिकारी हिस्सा लेते दिखे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यशाला और वाटरशेड महोत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया। यह आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 24 से 26 नवंबर तक चलेगा। इस 3 दिवसीय मंथन के दौरान पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के अलग अलग उपायों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, जिसमें हर घर जल, प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वच्छता अभियान और बढ़ते साइबर अपराध जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। इन विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन आयोजन के बेहतर क्रियान्वयन और चुनौतियों का समाधान खोजा जा सके। कार्यशाला के समापन सेशन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहेंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा खेत तालाब निर्माण में श्रेष्ठ काम करने वाले जिले और जनपद पंचायतों को भी सम्मानित करने की योजना है। पुरस्कारों को 2 श्रेणियों में बांटा जा रहा है, यानी कि ए और बी में। ए श्रेणी में अनूपपुर जिले को और बी श्रेणी में बालाघाट जिले को खेत तालाब निर्माण में श्रेष्ठ काम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा और इसी तरह विकासखंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जनपद पंचायतों को इन्हीं श्रेणियों के तहत सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का कॉन्फ्रेंस होगा। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के आईआईएम परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ देश भर के डीजीपी और आईजी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आईआईएम कैंपस के करीब 750 छात्रों को 7 दिन की छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी मिलते ही छात्र अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आने वाले समय में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रही है। इसके तहत नवा रायपुर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सम्मेलन का मकसद है कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना, नक्सलवाद और तमाम ऐसे जो राज्य में कुरीतियां हैं उसे दूर करने की कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के आईआईएम इंस्टीट्यूट में यह कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और इसके अलावा समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके साथ साथ लगभग 250 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी जो है देश भर के वो शामिल होंगे, चाहे इंटेलिजेंस की बात हो, एसपीजी की बात हो, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की बात हो, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के सभी जो डीजीपी हैं और आईजी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। वहीं कॉन्फ्रेंस को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये आईआईएम संस्थान है जहां पर सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। मुख्य द्वार से लेकर के अंदर तक सभी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दूं, तमाम जो बच्चे आईआईएम में पढ़ते हैं ऐसे लगभग 750 छात्रों को भी 7 दिन की छुट्टी दे दी गई है। 7 दिनों तक कॉलेज जो है वो बंद रहने वाला है, विश्वविद्यालय, और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए। सभी छात्रों को 1 दिसंबर तक छुट्टी दे दी गई है। 28 से 30 नवंबर तक यह कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें देश भर के अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर के नक्सलवाद समेत साइबर क्राइम समेत तमाम अलग अलग सुरक्षा को लेकर के जो विषय हैं वो एक के बाद एक जो है इस कॉन्फ्रेंस में रखे जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में तमाम अलग अलग राज्यों के डीजीपी से चर्चा करेंगे। फिलहाल सभी छात्रों को छुट्टी दे दी गई है, कोई भी छात्र यहाँ पर मौजूद नहीं है और पूरे आईआईएम कैंपस में सुरक्षा का कड़ा घेरा जो है वो बना दिया गया। लगभग 3 अलग अलग लेयर में सुरक्षा रखी गई है, जिसमें रायपुर पुलिस के 2000 जवान तैनात रहेंगे, एसपीजी समेत अलग अलग जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। और छत्तीसगढ़ के दुर्दांत नक्सली हिड़मा की मौत, जिसके बाद बवाल थमता दिख नहीं रहा। बस्तर के अंदरूनी इलाकों से लेकर सोशल मीडिया के बाद अब दिल्ली के प्रदर्शन में हिड़मा के समर्थन में लोग नारे लगाते दिखे। इस बीच नक्सलवाद के समर्थन और विरोध को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दुर्दांत नक्सली हिड़मा के समर्थन में आखिरकार नारे क्यों लगे?
क्यों नारे लगाने वालों को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बुलाया है छत्तीसगढ़। देखिए रिपोर्ट। हिडमा नक्सलवाद का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था। वह दुर्दांत नक्सली था, कई नरसंहार का जिम्मेदार था, सैकड़ों मौतों का गुनहगार था। हिडमा की वजह से देश के कई वीर सैनिक शहीद हुए, कई घर उजड़े, कई परिवारों को अपना चिराग खोना पड़ा। फिर भी देश में एक तबका ऐसा भी है जो दुर्दांत नक्सली की मौत पर आंसू बहा रहा है। पहले तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में हिडमा के समर्थन में आवाज उठी, फिर लोगों ने सोशल मीडिया में हिडमा को ग्लोरीफाई किया। अब देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में भी हिडमा के समर्थन में कुछ युवा नारे लगाते नजर आए। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिडमा के समर्थन में लगने वाले नारों ने ये बता दिया है कि बस्तर से नक्सलवाद भले ही खात्मे की ओर है, वैचारिक रूप से नक्सलवाद की जड़ें अब भी गहरी है। इसकी गूंज हिडमा के समर्थन में लगने वाले नारों के रूप में देश की राजधानी तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि नक्सलवाद के समर्थन और विरोध को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं जरूर इनको कहना चाहता हूं, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर मजबूत और ठोस कार्रवाइयां होगी। इसके पीछे वही टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या हश्र हो रहा है, पूरा देश और दुनिया देख रहा है और इसलिए इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। देखिए, कौन नारा लगा रहा है, कौन पोस्ट कर रहा है, किसको रोकेंगे आप? आज बस्तर में आप देखेंगे बहुत सोशल मीडियाओं में, चाहे समाज के ग्रुप में हो, बहुत सारे ऐसे ग्रुपों में हो, कोई तो नक्सली लीडर हिडमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, कोई उसको अन्य तरह से पेश कर रहे हैं। तो किसको रोकेंगे आप? लेकिन कौन किसका नारा लगा रहा है, कौन किसके खिलाफ लिख रहा है, वो जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हमेशा आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही, आगे भी लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बीते 2 सालों में हिडमा समेत कई दुर्दांत नक्सलियों की मौत हो चुकी है। बस्तर के अंतिम छोर तक विकास भी पहुंच रहा है। इस बीच देश की राजधानी में हिडमा के समर्थन में नारेबाजी चिंतित तो करती ही है, ये संकेत भी देती है कि बस्तर समेत पूरे देश से सशस्त्र नक्सलवाद भले मार 2026 में समाप्त हो जाए, पर नक्सलवाद की विचारधारा से लड़ाई अभी लंबी चलेगी। गौरव शर्मा, रायपुर, INH न्यूज। और इधर छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड अब नए प्रोजेक्ट और नए कलेवर के साथ सामने आ रहा है। अब तक हाउसिंग बोर्ड विश्वसनीयता के संकट का सामना करता रहा और अब राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड में कई बड़े बदलाव किए हैं। सरकार के किन फैसलों से बदली हाउसिंग बोर्ड की स्थिति और क्या कहते हैं आखिरकार जिम्मेदार, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने बीते कुछ महीनों में प्रदेश के सभी जिलों में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। हाउसिंग बोर्ड के आवास मेले में ही 2000 करोड़ से अधिक राशि के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। हाउसिंग बोर्ड को इन प्रोजेक्ट्स में शानदार रेस्पॉन्स भी मिला। दरअसल हाउसिंग बोर्ड को मिल रहे रेस्पॉन्स के पीछे कई बड़े बदलाव हैं। पहले तो राज्य सरकार ने 700 करोड़ से अधिक कर्ज की राशि का निराकरण किया, जिससे लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड जूझ रहा था। ऐसे कई बदलावों ने हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स को मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए न सिर्फ उपयोगी बनाया, बल्कि हाउसिंग बोर्ड की छवि को बदलने और विश्वास अर्जित करने में भी अहम भूमिका निभाई। बहरहाल अब जान लीजिए कि हाउसिंग बोर्ड में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स के लिए अब स्थल चयन जिला स्तर पर होगा। कलेक्टर अपने जिले में ऐसे स्थानों का चयन करेंगे जहां सभी सुविधाएं होंगी। आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त और शहर के करीब ही प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। अब किसी भी प्रोजेक्ट पर काम तभी शुरू होगा जब 30% बुकिंग आएगी। सभी शहरों में कलेक्टर गाइडलाइन रेट का युक्तियुक्तकरण किया गया। हाउसिंग बोर्ड में एक साथ एक से ज्यादा मकान खरीदने की अनुमति दी गई।
अब बल्क परचेस में भी किसी व्यक्ति को शासन की छूट का लाभ मिलेगा। मकान लेने के साथ ही उपभोक्ता उस पर कब्जा ले सकें, यह सुनिश्चित किया गया। प्रॉपर्टी लेने के साथ ही पोजेशन मिलने से मकान लंबे समय तक खाली नहीं रहेंगे। राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को भरोसेमंद संस्थान बनाने के लिए कर्ज माफी को मंजूरी दी। 790 करोड़ की कर्ज माफी से हाउसिंग बोर्ड की स्थिति सुधरी, नए प्रोजेक्ट आए। बीते 1.5 साल में हाउसिंग बोर्ड का कारोबार बढ़कर 600 करोड़ तक पहुंचा, जबकि यह पहले महज 250 करोड़ तक सीमित था। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव कहते हैं कि बड़े बदलावों से लोगों का भरोसा हाउसिंग बोर्ड में बढ़ा है। देखिए, जो हाउसिंग बोर्ड में मुख्य रूप से बदलाव किया है उसमें एक तो अभी बल्क परचेस को अलाउ किया है कि एक व्यक्ति यदि एक से अधिक मकान लेना चाहता है तो वो उसके लिए छूट हो जाएगी, वो ले सकता है। अभी तक सिर्फ एक मकान ले सकता था, लेकिन कोई अपने मान लीजिए उसके बच्चे छोटे हैं और वो अपने 2 बच्चों के नाम पे लेना चाहता है, 3 बच्चे हैं 3 बच्चों के नाम, तो नहीं ले सकता था। तो अभी वो तीनों बच्चों के नाम आप स्वयं के नाम पे ले सकता है 3 मकान, और बाद में जब वो बालिग होंगे तो उनके नाम पे कर सकता है। तो ऐसे पॉलिसीज में चेंज आया है, वो सब हम लोगों ने किया है। और उसके साथ साथ कई प्रकार का जो डाइवर्शन के मुद्दे थे जिसके कारण से फ्री होल्ड नहीं हो पा रहा था, उस पर हम लोगों ने रिव्यू किया, उसमें रिफॉर्म लाया है। और उसके साथ साथ जो पोजीशन है, लोग मकान ले लिया करते थे, ताले बंद करके छोड़ दिए थे, जर्जर हो जाता था। तो अभी हम लोगों ने कहा है कि मकान लीजिए और तुरंत पोजीशन भी लीजिए। तो ऐसे तमाम प्रकार के उसमें अभी रिफॉर्म और रिव्यू ये लगातार हमारा जारी है, ताकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से एक बड़ा काम हम लोग कर सकें। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के मकानों को लेकर न शासन की नीति बदली है, कई नए फैसले लिए गए हैं। इन बदलावों और नई नीतियों ने न सिर्फ आम लोगों का भरोसा हाउसिंग बोर्ड के प्रति बढ़ाया है, बल्कि अब हाउसिंग बोर्ड के आवास मेले में भी इसका रेस्पॉन्स तेजी से हो रही बुकिंग के रूप में सामने भी आ रहा है। गौरव शर्मा, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में जमीनों की कलेक्टर गाइडलाइन रेट में बड़ा बदलाव हुआ। राज्य सरकार इसे जमीनों की दरों में युक्तियुक्तकरण करार दे रही है। वहीं बिल्डर्स इसे जमीनों के महंगे होने की बात कह रहे हैं। तो जमीनों की गाइडलाइन बढ़ने का रियल एस्टेट पर क्या असर होने वाला है और आखिरकार इस पर क्या कहते हैं जिम्मेदार, देखिए। छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद जमीनों की गाइडलाइन रेट में बदलाव किए गए हैं। 10 से 100% तक जमीनों की गाइडलाइन दर में बदलाव किया गया है। 20 नवंबर से जमीनों की नई गाइडलाइन रेट प्रभावी हो गई है। इससे रजिस्ट्री के शुल्क में भी वृद्धि होगी और जमीनों का खरीदना और बेचना पहले की तुलना में महंगा होगा। हालांकि अब बिल्डर्स कलेक्टर गाइडलाइन रेट में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। बिल्डर्स का दावा है कि इससे जमीन और मकानों की कीमत में वृद्धि होगी, इसीलिए बढ़ी जमीनों की गाइडलाइन रेट। साल 2017 से जमीनों की गाइडलाइन दर में नहीं हुआ था बदलाव। शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमत 50 से 100% तक बढ़ाई गई है। सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 30% वृद्धि की गई है। कई जगहों में मार्केट रेट और गाइडलाइन रेट में बड़ा अंतर है। कुछ जगहों में गाइडलाइन रेट मार्केट रेट से भी अधिक हो गया था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसार गाइडलाइन रेट को तय किया गया। आसपास में ही अलग अलग रेट ना रहे, लोग भ्रमित ना हो, ये सुनिश्चित किया गया। एक जैसी सड़क, कनेक्टिविटी और भू स्थिति को देखकर निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने काफी पहले INS 24/7 के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में ही ये संकेत दे दिए थे कि जमीनों की गाइडलाइन रेट में बड़ा बदलाव होगा। दरअसल इस बदलाव में जमीनों की गाइडलाइन रेट को पारदर्शी, तार्किक और वैज्ञानिक बनाने का दावा किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि जमीनों की गाइडलाइन रेट और मार्केट रेट में अंतर से किसानों, मध्यम वर्गीय परिवारों को नुकसान होता है। गाइडलाइन रेट ना बहुत अधिक कम होना चाहिए और ना बहुत अधिक होना चाहिए, इसीलिए गाइडलाइन रेट का युक्तियुक्तकरण किया गया है। गाइडलाइन रेट एकदम कम हो जाए तो भी अर्थव्यवस्था में, समाज में, प्रदेश में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसका खामियाजा किसानों को, मध्यम वर्गीय लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए इसका तार्किकीकरण होना बहुत जरूरी है। और पिछली सरकार के समय में लोगों को बड़े बड़े शराब घोटाले के पैसे खपाने थे, इसलिए उन्होंने 30% रेट को सीधा कम कर दिया। ठीक है, मैं बोलता हूं कि एप्रोप्रिएट रेट होना चाहिए। केवल कच्चे पक्के खेल करने के लिए जमीन नहीं होना चाहिए। मध्यम वर्गीय आदमी को भी घर खरीदना है, किसान को भी भू अर्जन में मुआवजा मिलना है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद कलेक्टर गाइडलाइन रेट में बदलाव किया गया है। प्रदेश में जमीन और मकान की दरों में वृद्धि हुई है।
हालांकि अब बिल्डर्स इसके विरोध में उतर आए हैं। अब देखना होगा कि पारदर्शी और वैज्ञानिक वृद्धि का दावा धरातल पर कितना सही साबित होता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और दुखद खबर आपको बता दें, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हुआ, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स मौके पर मौजूद रहे। लंबे समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। पंजाब के दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। पंजाब के फगवाड़ा की गलियों में आज भी उनके मशहूर किस्से सुनाए जाते हैं। फगवाड़ा के लोग धर्मेंद्र को अपने घर का बेटा मानते थे। जैसे ही धर्मेंद्र के निधन की खबर फगवाड़ा पहुंची, लोगों के चेहरे पर मासूमियत आ गई। धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने भी गहरा दुख जताया। अभिनेता धर्मेंद्र पंजाब से बॉलीवुड तक का जो सफर है, 1935 में लुधियाना के साहनेवाल गांव में उनका जन्म हुआ। 1940 का दशक जब 55 साहनेवाल में बीता। प्रारंभिक शिक्षा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ललतो कला में उन्होंने की। फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज से इंटरमीडिएट उन्होंने किया। फिल्मों के प्रति लगाव पैदा हुआ और फिल्म फेयर टैलेंट हंट प्रतियोगिता में रजिस्टर उन्होंने 1958 में किया। धर्मेंद्र की फोटो देखकर ही उन्हें मुंबई बुलाया गया। साहनेवाल रेलवे स्टेशन से ट्रेन में जब बैठे और मुंबई के लिए रवाना हुए तो मुंबई में लंबा संघर्ष उन्होंने किया और फिर कामयाबी हासिल की। बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर हुए। 1960 से 80 में कई हिट फिल्में दी और बॉलीवुड में ही मैन के नाम से फेमस हो गए। पंजाबी फिल्मों में काम किया, जैसे कंकड़ देओले। सनी देओल, बॉबी देओल के साथ यमला पगला दीवानी की उन्होंने सीरीज बनाई। पंजाब में लंबे समय तक काम भी किया। तो पंजाब की मिट्टी में उन्हें पहचान दी। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया। 89 साल के धर्मेंद्र ने करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। परिवार ने उनका नाम धर्म सिंह देओल रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया ने उन्हें पहचान दिलाई। धर्मेंद्र का अपनी जन्मभूमि से विशेष लगाव भी रहा। वो अक्सर कहा भी करते थे कि मैंने जितना पंजाब की मिट्टी से पाया, उतना शायद कहीं नहीं। पंजाब की मिट्टी ने मुझे पहचान दी, मैं आज उसी का बेटा हूं। और धर्मेंद्र अक्सर जब लुधियाना जाते थे, साहनेवाल जरूर जाया करते थे, पैतृक घर जाते थे, आसपास के लोगों से वो मेल मुलाकात करते थे। और INS 24/7 की तरफ से हम विनम्र श्रद्धांजलि दिग्गज कलाकार को देते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।